वेलकम स्टूडेंट्स। अब तक हम कई सारी कॉमन ह्यूमन डिजीज़ेस के बारे में बात कर चुके हैं। मैंने आपको अभी तक सारी जो बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ है वो पढ़ा ली है। वी हैव टॉक्ड अबाउट बैक्टीरियल डिजीज़ेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट मैनी वायरल डिजीज़ेस, और इनमें से एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वायरल डिजीज़ एड्स which is caused by acquired immunodeficiency which is caused by human immunodeficiency virus HIV से जो डिजीज़ होती है वो भी हमने पढ़ लिया है। अब भी हमारे पास कई सारी डिजीज़ेस बाकी है। अभी हम सिर्फ 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। अभी हमारी जो प्रोटोजोन डिजीज़ेज़ है जो प्रोटोजोआ से होती है जैसे मलेरिया वगैरह वो बाकी है। कुछ हमारे पास फंगल डिजीज़ेज़ वो हमारे पास बाकी है, अभी हमने नहीं पढ़ी है। इसके अलावा अभी कुछ हेलमिंथ डिजीज़ेज़ भी हमारी बाकी है जो प्लेटीहेलमिंथीज और एस्केलमिंथीज से होती है। ऑफ कोर्स ये हेलमिंथ डिजीज़ेज़ जो हैं, अगर आप चाहें तो मैंने आपको एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया है और उसमें प्लेटीहेलमिंथीज और एस्केलमिंथीज पढ़ाया है, उसमें आप देखें तो हेलमिंथ डिजीज़ेज़ आपको सारी वहाँ मिल जाएगी। बट एनीवे इन हेलमिंथ डिजीज़ेज़ का एक बार रिवीजन हम यहाँ पर भी करेंगे। अब ये जो हमारे पास 3 तरह की डिजीज़ेज़ बाकी है, इनको पढ़ने से पहले बच्चों एक मेजर डिजीज़ेज़ के बारे में मैं बात करूँगा। उस आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ पर से रिलेटेड है एंड दैट इज़ अबाउट कैंसर। हम क्या करेंगे कि पहले कैंसर पढ़ लेंगे। याद रखें, कैंसर इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज डिजीज़ेज़। ये किसी न किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ किसी ऑर्गेनिज्म से होती है, और ये जो सारी की सारी डिजीज़ेज़ हैं ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ की कैटेगरी में आती है। लेकिन कैंसर जो है वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, पर मेजर डिजीज़ है, आपके सिलेबस का पार्ट है। तो उन डिजीज़ेज़ को जो बची हुई हमारे पास हैं उनको पढ़ने से पहले हम एक बार कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही नाम आता है कैंसर, बड़ा डर सा लगता है। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़, जो है डरावनी जो बीमारी है वो ये डिजीज़ है, क्योंकि हमारे पास इसका अभी कोई शॉर्ट ट्रीटमेंट नहीं है। कई कैंसर्स क्योरेबल हैं जो अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो जाएं तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। एनीवे, स्टडी ऑफ कैंसर जो है उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्ड है, दैट इज़ ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। बच्चों, प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये डिजीज़ जो है इंडिया में मोर देन 1 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर, और इनमें से कई सारे लोग जो हैं इससे मर भी जाते हैं हर साल, एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एन्युअली। तो ये सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कैंसर कितनी जो है वाइड स्प्रेड डिजीज़ हो चुकी है अब देखा जाए तो, बिकॉज ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगे हुए हैं। हमारा दुनिया में कई सारे ऐसे ग्रुप हैं साइंटिस्ट के जिनकी जो रिसर्च है वो पर्टिकुलरली कैंसर के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली हम 3 चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। एक, मैकेनिज़्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, कि किसी भी इंसान को कैंसर होता कैसे है। दूसरा, इसके ट्रीटमेंट क्या है, व्हाट आर द पॉसिबल ट्रीटमेंट, और इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो आज की तारीख में जो मोस्ट इंटेंस रिसर्च जो हो रही है बच्चों, वो इन्हीं 3 एरिया पर हो रही है, इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि 3 हमारे पास अभी मेजर एरिया है। एक, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर,
दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और तीसरा कंट्रोल ऑफ कैंसर। तो मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च जो आज की तारीख में है बायोलॉजी और मेडिसिन में, वो कैंसर से रिलेटेड है। ये इन 3 एरिया से रिलेटेड है। अब बच्चों हम बात करते हैं कैंसर के मैकेनिज्म के बारे में, पढ़ते हैं कैंसर एग्जैक्टली होता कैसे, क्यों होता है क्या चीज़ है ये, कैसे बॉडी में स्प्रेड होता है, व्हाट आर द डेंजर्स, उनके बारे में हम थोड़ी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जैसे आपके पास कोई एक नॉर्मल बॉडी सेल है, और हमारी जो सेल्स होती है, वी नो दैट कि वो डिवाइड भी होती है, ग्रो भी करती है, और डिफ्रेंशिएट भी होती है। और इस तरह से वो डिवाइड होके आप ये देखिए कि मान लीजिए ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो इस तरह से उसमें ये सेल डिवीजन हुए, कई सारे सेल डिवीजन हुए। ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, नॉर्मल केस में ये हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड होता है। तो पहला पॉइंट हमारे लिए ये नॉर्मल की हम बात करें, नॉर्मली सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। आपको पता है ना डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब होता है, कि जब कोई सेल डिवाइड होती है तो डिवाइड होने के बाद वो अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आते हैं टू कैरी आउट दोज स्पेशलाइज्ड फंक्शन, और इसलिए इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो जो सेल ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन है, इट इज हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस। ओके, हमारी बॉडी में जितने भी सेल डिवीजन हो रहे हैं और सेल डिफ्रेंशिएशन हो रहे हैं, ये सारे कंट्रोल्ड प्रोसेस हैं। हमारे पास न्यूक्लियस में, हमारे डीएनए में इनके लिए जीन्स हैं, और वही जीन्स सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। कई सारे जीन्स के बारे में आपने सुना होगा, कुछ एक के एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे साइक्लिन्स, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, कई सारे इस तरह के हमारे पास प्रोटीन्स होती है जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करती है, और हर प्रोटीन के लिए हमारे पास पर्टिकुलर जीन्स हैं। कई हार्मोन्स ऐसे हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द एस्ट्रोजन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो व्हाट आई वांट टू से दैट द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस, इज हाईली कंट्रोल्ड प्रोसेस। एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी किसी बॉडी सेल को हम पेट्री प्लेट में कल्चर मीडिया में कल्चर करना चाहें, तो देखिए क्या होता है बच्चों कि जैसे ये मेरे पास एक सेल है और मैंने इसको कल्चर किया, तो ये 1 से 2 इस तरह से डिवाइड होगी, 2 से फिर ये 4 बनेगी, 4 के बाद ये इस तरह से इसमें नंबर ऑफ सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेंगे। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ यहाँ पर, कि यहाँ आप देखिए इस डायग्राम में डिवीज़न होने के बाद ये जो बाहर वाली सेल्स आपको दिखाई दे रही है, इनमें और ये अंदर की जो 4 सेल्स है, इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है बच्चों कि ये जो अंदर की 4 सेल यहाँ हमें दिखाई दे रही है, ये अपनी चारों तरफ किसी न किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में है। आया समझ में आपको कि ये जो सेल है जैसे हमारे पास, तो आप देखिए अपने चारों तरफ किसी दूसरी सेल की कांटेक्ट में है। इन चारों सेल के साथ यही सिनेरियो है। लेकिन अब इन बाहर वाली सेल को देखें तो बाहर वाली सेल का इतना एरिया जो है वो तो किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में है, लेकिन ये जो इसका एरिया है ये अब किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में नहीं है। इस सेल में भी इतना एरिया फ्री है, इस सेल में भी इतना एरिया फ्री है, इतना एरिया फ्री है। तो बच्चों अब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा कि जो नॉर्मल बॉडी सेल्स होती है उनमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। अब ये कांटेक्ट इनहिबिशन क्या प्रोसेस है? कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई सेल अपने चारों तरफ किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में आ गई है तो वो सेल आगे डिवाइड होना बंद कर देगी। इन द सेंस ये जो हमारे पास यहाँ पे सेल्स बची हुई है, इनमें से अब ये जो सेंटर की 4 सेल है ये फर्दर डिवाइड नहीं होगी, और ये जो बाहर की सेल्स हैं सिर्फ यही डिवाइड होगी। और अगर ये बाहर की सेल्स डिवाइड होती है
जैसे ये हर सेल डिवाइड हो गई, और डिवाइड होने के बाद अब देखो सिर्फ बाहर बाहर वाली सेल ही डिवाइड हुई है। ये जो मैं नई सेल बना रहा हूँ ये सिर्फ आउटर सेल के डिवाइड होने से बनी है। और ऐसे में अब क्या होगा कि अंदर वाली जो हमारी सेल्स है, ये वाली जो लेयर है, अब ये भी चारों तरफ किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में आ चुकी है। मतलब अब ये अंदर वाली जितनी भी सेल्स हैं ये सब डिवाइड नहीं होगी। आगे जो अब सेल डिवीजन होंगे वो सिर्फ इन्हीं सेल्स में डिवीजन होंगे। क्या कहते हैं बच्चों इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, जो कि एक नॉर्मल बॉडी सेल का इंपॉर्टेंट फीचर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ लिखेंगे, द नॉर्मल सेल्स show a property called contact inhibition। समझ में आया बच्चों आपको? अब हम बात करते, ये जितना भी मैंने प्रोसेस बताया है आपको, ये सारा नॉर्मल सेल के बारे में बताया। ये अभी मैंने आपको कैंसर सेल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसमें आपको दो चीज़ें सीख लेनी है और समझ लेनी है कि जो नॉर्मल सेल्स होती है उनकी जो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन होता है वो हाईली कंट्रोल्ड होता है, और उनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब हम बात करते हैं कि व्हाट हैपन्स टू अ कैंसरस सेल। तो जब किसी सेल में, या जब कोई सेल किसी कैंसरस सेल में कन्वर्ट होती है बच्चों, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है। व्हाट इज कैंसर बेसिकली, आपसे कोई पूछे आपको एक ही वर्ड में जवाब देना है, कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा तो नंबर ऑफ सेल्स रैपिडली इंक्रीज होंगे और वहाँ पर एक ट्यूमर जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? तो ये जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ये आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल एक कैंसर सेल में यहाँ कन्वर्ट हो गई है। इज दैट क्लियर बच्चों? फाइन। तो ये जो डायग्राम हमने यहाँ देखा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए नॉर्मल सेल इनटू अ ट्यूमर सेल। बच्चों अब ऐसा क्यों हुआ? एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि कोई भी सेल कैंसर सेल में तब कन्वर्ट होगी जब उस सेल के जीन्स में म्यूटेशन होंगे। कौन से जीन्स में म्यूटेशन होंगे ये भी क्लियर करो आप। कोई ना कोई जीन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल डिवीजन को अगर कंट्रोल करता है, और उस जीन में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो सेल विल लूज द कंट्रोल ऑन द सेल डिवीजन and it will start dividing in a uncontrolled manner, and that is what we call oncogenic transformation। यहाँ मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, oncogenic transformation। बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, ध्यान से आप इसको समझ लें। ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन म्यूटेशंस in a cell resulting in the conversion of a normal cell into a cancerous cell। यानी एक जो नॉर्मल सेल है वो उसमें म्यूटेशंस हुए हैं, और मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेंगे कि ये म्यूटेशन कौन से जीन्स में होते हैं। चलो मैं लिख ही लेता हूँ, आपको भी याद रखना है कि ये जो म्यूटेशंस होते हैं पर्टिकुलरली उन जीन्स में होते हैं, म्यूटेशन इन दोज जीन्स विच कंट्रोल, यहाँ मैं ब्रैकेट में ये भी लिखना चाहूँगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जरूरी नहीं है कि कोई जीन डायरेक्टली सेल डिवीजन में इन्वॉल्व हो, वो इनडायरेक्टली भी कंट्रोल कर सकता है। तो इन दोज जीन्स विच कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेल डिवीजन। और अगर ऐसे जीन्स में म्यूटेशन हो जाएगा तो सेल विल लूज इट्स कंट्रोल
ऑन द डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लगेगा, और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने से आपके सामने एक ग्रुप ऑफ सेल्स तैयार होगा, और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, इन सेल्स को हम नियोप्लास्टिक सेल्स कहेंगे, नियोप्लास्टिक सेल्स कहेंगे। और ये जो ट्यूमर बनेगा यहाँ, ये एक पूरा का पूरा आपके ट्यूमर बन जाएगा। इस ट्यूमर को हम चाहें तो नियोप्लाज्म भी कहेंगे, नियोप्लाज्म, या हम इसको नियोप्लास्टिक सेल्स भी कहेंगे, और सिंपली आप चाहें तो इसे नियोप्लाज्म नहीं कह के नियोप्लास्ट भी कहा जा सकता है। नियोप्लाज्म, नियोप्लास्ट, ट्यूमर, ये सारे इसको नाम दिए जा सकते हैं। और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यहाँ यूज़ किया है, व्हाट इज़ दैट? ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट यू मीन बाय ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन? सिंपल, कन्वर्जन ऑफ ए नॉर्मल सेल इनटू ए कैंसरस सेल। अब ये कैसे होता है? तो ध्यान रखें कि ये जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये किसी न किसी म्यूटेशन के कारण होता है, डीएनए में डैमेज के कारण होता है। और डैमेज कहाँ होना चाहिए, किस में होना चाहिए? तो ये भी आप अपने दिमाग में क्लियर करें कि उन जीन्स में जो जीन्स सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कैसे भी वो सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर उन जीन्स में म्यूटेशन होगा तो सेल विल लूज द कंट्रोल ऑन इट्स सेल डिवीजन, और फिर वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होने लगेगी। तो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होगी तो आपके ट्यूमर बन जाएगा, और ट्यूमर बनेगा, उस ट्यूमर को हम क्या नाम देंगे? नियोप्लास्ट। उन सेल्स को क्या नाम देंगे हम? नियोप्लास्टिक सेल्स कहेंगे। क्या हो गया? कैंसर डेवलप हो गया। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को कहेंगे हम ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ए नॉर्मल सेल इनटू अ कैंसरस सेल। इज दैट क्लियर बच्चों? आई होप ये आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कैंसरस सेल की होती है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसरस सेल। कैंसरस सेल्स जो हमारी ये बन गई है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनसे क्या नुकसान हो सकता है, क्या नुकसान नहीं। सबसे पहली चीज़ तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है दैट दे लैक कॉन्टैक्ट इनिबिशन। ये ऑब्वियस है, दे लैक कॉन्टैक्ट इनिबिशन। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया नॉर्मल सेल में और एक कैंसरस सेल में। नॉर्मल सेल के केस में मैंने आपको बताया कि अगर एक नॉर्मल सेल अपने चारों तरफ किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में आ जाए तो वो फर्दर डिवाइड होना बंद कर देती है, और इस प्रॉपर्टी को हम कांटेक्ट इनिबिशन कहते हैं। कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी बच्चों नहीं होती है। यहाँ इस केस में अगर कोई सेल अपने चारों तरफ भी किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में आ गई है, तब भी वो सेल डिवाइड होती रहेगी, यानी जो कांटेक्ट इनिबिशन वाला प्रोसेस है वो यहाँ काम नहीं करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, 4 ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल। तो फिर आपको ये जितनी प्रॉपर्टीज़ मैं अभी यहाँ लिखवाऊंगा, आप अपने दिमाग में इनको अच्छे से फिट कर लें। पहला, दे लैक कॉन्टैक्ट इनिबिशन। दूसरा, लॉस ऑफ रेगुलेशन ऑन सेल डिवीजन, लॉस ऑफ रेगुलेशन ऑन सेल डिवीजन, वो अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होती है। तो उससे क्या होता है? दे डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर। फाइन, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। इसमें ऐड करते हैं कि दीज आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, दीज आर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। और ऑब्वियसली क्योंकि ये रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है तो इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी, और ऐसे में दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव। ये एक एल यहाँ से आप हटा देना। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? तीसरी प्रॉपर्टी जो हम इनके बारे में बात करेंगे वो ये होगा कि कैंसर सेल्स आर
जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉडी सेल। डू यू एग्री? अदर बॉडी सेल्स हाउ? भाई ये जो कैंसरस सेल है इनके डीएनए में तो म्यूटेशन हो चुका है, तो अगर इनके डीएनए में म्यूटेशन हो गया है तो डेफिनेटली जो नॉर्मल बॉडी सेल्स है उनसे ये डिफरेंट होगी, क्योंकि इनके जीन्स में म्यूटेशन हो रखा है और बॉडी की दूसरी में तो म्यूटेशन नहीं है ना हमारी बॉडी सेल्स में, तो इसलिए ये थोड़े से स्लाइटली जितने भी जीन में म्यूटेशन हुआ है, नॉर्मली किसी एक सेल को एक ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ऐसा भी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, और वो ये कि सिर्फ एक म्यूटेशन हो गया किसी सेल डिवीजन को कंट्रोल करने वाले जीन में और वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। किसी सेल के ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, यानी कि वो सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो, उसके लिए कम से कम 9-10 ऐसे जीन्स जो सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, उनमें जब तक म्यूटेशन नहीं होगा वो सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ठीक है, तो उनके 8, 9, 10 जो जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन होंगे, वो जेनेटिकली डिफरेंट हो जाएगी और ऑब्वियसली वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और ख़ास बात जो कैंसर सेल की होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, और इसलिए मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ बच्चों, दे अवॉइड डिटेक्शन बाय योर इम्यून सिस्टम। दे अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। अब ये क्या हुआ ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आपको मैंने इम्यूनोलॉजी पढ़ाया है, हमने कुछ लेक्चर्स पहले इम्यूनोलॉजी के पढ़े हैं, उसमें अगर आपको याद हो तो 2 सेल्स, एक एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल, उनके फंक्शन बताए थे कि वो वायरस इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करती है और ट्यूमर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। दूसरा जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टीसी सेल्स होती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, वो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। इज दैट क्लियर? मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ ध्यान से सुनिएगा आप, कि हमारी बॉडी में कई सारी सेल्स रेगुलरली फ्रिक्वेंटली महीने में 1-2 बार इस तरह की होती है कि उनके जीन्स में म्यूटेशन होने से वो अपने सेल डिवीजन पे जो कंट्रोल होता है उसको खो देती है और वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। पर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इन ट्यूमर सेल्स को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज भी कर लेता है और उन ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, और आपको तो पता भी नहीं चला कि मेरी बॉडी में कोई सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हुई है और वो वापस डिस्ट्रॉय भी हो गई। हाँ, सिर्फ ऐसी ट्यूमर सेल्स जो इम्यून सिस्टम से रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम, यानी हमारी एनके सेल्स और हमारी जो टीसी सेल्स है, वो उनको अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि ये इसमें कुछ न कुछ चेंजेस हो चुके हैं, तभी वो सेल का जो डिवीजन होगा आगे बढ़ता जाएगा एंड दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए कैंसर। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाती तो कैंसर कभी बन ही नहीं पाता, कभी डेवलप ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे ही सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हुई, इमीडिएटली आइडेंटिफाई हुई और डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन अगर किसी के इंसान की बॉडी में कोई ट्यूमर सेल डेवलप हो रही है, कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, तो फैक्ट ये है, इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। सो देयरफॉर दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगेन ऑफ द कैंसरस सेल्स दैट दे अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है वो इन सेल्स से हमारे इन कैंसरस सेल को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है और वो उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाता है। तो ये आपको बच्चों याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन एक और अलग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें हम, दे ग्रो, इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू। द सराउंडिंग टिश्यू। वेल, अब आपको एक और बात बताता हूँ कि मान लो किसी को कैंसर हो गया। समझना बच्चों, मज़ेदार बात है कि भाई ये एक हमारी ह्यूमन की कोई नॉर्मल बॉडी सेल है, ठीक है। चलो मान लीजिए WBC ले लेते हैं, ब्लड कैंसर की बात कर रहा हूँ। अब इसमें ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और ये सेल आपके ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो गई। क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि आपके जो WBCs हैं उनका काउंट बढ़ रहा है, रेगुलरली बढ़ रहा है। समझ में आई बात आपको? तो भाई नुकसान कहाँ हो रहा है?
इससे फर्क क्या पड़ रहा है? ठीक है, हमारी बॉडी सेल से डिवाइड हो रही है, रैपिडली डिवाइड हो रही है, नंबर बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी तो सेल, कोई बॉडी में बैक्टीरिया वायरस आके तो ग्रो नहीं कर रहा है, तो डैमेज कहाँ है, नुकसान कहाँ है, खतरा क्या है, टेंशन किस बात की है? बच्चों प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये जो सेल आपके पास डेवलप हुई है, ये जो कैंसरस सेल है, नो डाउट ये आपकी ओन बॉडी सेल्स है, पर इनके साथ मेन प्रॉब्लम ये है बच्चों कि ये रैपिडली डिवाइडिंग है। पहली चीज रैपिडली डिवाइडिंग है, और ये पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होती है। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड का मतलब ये हो गया कि ये कोई स्पेसिफिक काम नहीं कर सकती है बच्चों। भाई हमारे नॉर्मल कोई WBC है, उसका तो फंक्शन एक न्यूट्रोफिल सेल है। अब वो न्यूट्रोफिल सेल मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक फंक्शन है उसका, वो किसी बैक्टीरिया वायरस को एनगल्फ करती है। ये जो कैंसरस सेल है ना बच्चों, ये जब बन गई है, ये एक्चुअली कोई काम नहीं करती है, ये एक ही काम करती है, ये सिर्फ डिवाइड डिवाइड और डिवाइड होती है। और डिवाइड होने के लिए खूब सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो न्यूट्रिशन कहाँ से लाएगी? भाई जो भी सराउंडिंग में आपका ब्लड है, टिश्यू फ्लूइड है, वहाँ से ये न्यूट्रिशन गेन करेगी। और ऐसे में जो हमारे वहाँ की नॉर्मल बॉडी सेल्स है ना बच्चों, उनको न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल पाएगा, और ऐसे में वो मरने लगेगी बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन। उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, वो मर जाएगी। तो आपके पास वहाँ दो तरह की सेल है ना, एक तो वो जो काम कर रही है, और एक वो जो काम नहीं कर रही है, नालायक सेल समझ लो आप इनको। ये हमारी बॉडी सेल्स है, काम को कुछ नहीं करती, नॉन फंक्शनल सेल्स है, एक ही काम करती है, डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ाती है, और उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो बॉडी में न्यूट्रिशन अवेलेबल है, उस न्यूट्रिशन को ये कंज्यूम कर लेती है। और न्यूट्रिशन को कंज्यूम करने से क्या होगा? उससे ये होगा कि जो हमारी दूसरी सेल्स वहाँ पर बची हुई है, जो नॉर्मल सेल्स है, वो स्टारवेशन से मर जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट दे ग्रो, इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू। इन्वेड करेगी मतलब आसपास जो दूसरा टिश्यू है उनके अंदर एंटर करने लगेगी, उनको डैमेज करेगी, है ना। कैंसर सेल्स, एक और पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, कैंसर सेल्स स्टार्व, मतलब भूख से उनको मारेगी बेसिकली, इसका मतलब ये हो गया। स्टार्व द नॉर्मल सेल्स, स्टार्व द नॉर्मल सेल्स, हाउ? बाय competing फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो भूलनी नहीं है, ये एक एक लाइन जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आपके लिए ये सारी लाइंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि कैंसर सेल्स स्टार्व द नॉर्मल सेल्स बाय कंपीटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। तो जितना भी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है ना, इनका काउंट भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारा न्यूट्रिएंट, जो भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स वहाँ ब्लड में, उस ऑर्गन में, उस टिश्यू में प्रेजेंट है, उसको ये कंज्यूम कर लेगी। और इस तरह से जो नॉर्मल सेल्स होगी, दे विल बी स्टार्व्ड ऑफ दैट, और वो उससे मर जाएगी। इज दैट क्लियर? एंड देयर इज ए वन ऑफ द मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी। ओ वेट, उस मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, दैट इज अबाउट ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे किसी एरिया में कोई ट्यूमर डेवलप हो रहा है, और उस एरिया में पास में से कोई एक ब्लड वेसल गुजरता है, और वहाँ से जो न्यूट्रिशंस हैं वो वहाँ स्प्रेड हो रहे हैं, है ना। समझ में आया आपको? लेकिन इनकी ये खास बात होती है बच्चों, इन ट्यूमर सेल्स की, दैट दे प्रोड्यूस ए फैक्टर कॉल्ड ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर, TAF नाम देते हैं। ये फैक्टर क्या करेगा, इसको मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ। तो दीज सेल्स आर प्रोड्यूसिंग ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर, और ये ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर इस ब्लड वेसल पर एक्ट करेगा, और इस ब्लड वेसल में नए ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। और क्या होगा कि यहाँ से आपके नए ब्लड वेसल्स बनने लगेंगे। ये देखिए आप, जो कि पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, पर एक नया ब्लड वेसल डेवलप हो गया। और अब इस ब्लड वेसल का क्या रोल रहेगा? इस ब्लड वेसल का रोल ये रहेगा कि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो जो मेन न्यूट्रिशन उधर जाना चाहिए था, वो उसको इन्होंने डाइवर्ट कर लिया इस तरफ। आया समझ में आपको? और इस तरह से इनके न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और ये और ज़्यादा तेजी से रैपिडली ग्रो करने लगेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन, दैट इज ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर।
आया समझ में आप लोगों को बच्चों? क्लियर? तो दीज आर फ्यू प्रॉपर्टीज़ जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले हम इनको रिपीट करें। दैट दे लैक कॉन्टैक्ट इनिबिशन, मीन्स इनमें कॉन्टैक्ट इनिबिशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये अगर अपने चारों तरफ किसी दूसरी सेल के कॉन्टैक्ट में आ भी गई तब भी डिवाइड होना कंटिन्यू रखेगी। इनमें सेल डिवीजन का रेगुलेट करने का मैकेनिज्म जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है, मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव होती है, जेनेटिकली ये डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर बॉडी सेल से, क्योंकि इनके जीन्स में म्यूटेशन हो गए हैं। म्यूटेशन होने से ही तो कोई सेल नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है। एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, दे ग्रो, इन्वेड एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। और कई बार ये एक फैक्टर का भी प्रोडक्शन करती है, ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर, जो क्या करेगा। एनजीओ का क्या मतलब होता है बच्चों? एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। तो ये नए ब्लड वेसल्स जनरेट करता है, इसलिए इस फैक्टर को नाम दिया हमने ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर। एंजियो मतलब ब्लड वेसल, जेनिक मतलब जनरेट करना। तो नए ब्लड वेसल जनरेट करते हैं और वो नए ब्लड वेसल जो है ट्यूमर को ब्लड सप्लाई करेंगे। ओके, एंड अब हम बात करते हैं जो कि मैं बीच में रह गई थी, हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या यूं कहें मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। पता है आपको मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी इज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, यू नो व्हाट इज मेटास्टेसिस? मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इट इज़ वेरी सिंपल। मेटास्टेसिस कि जो हमारी ट्यूमर सेल्स हैं इनकी ये खास बात होती है, ये जैसे ट्यूमर सेल है तो कहीं पर ये ट्यूमर डेवलप हुआ, ये ट्यूमर सेल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से सेपरेट हो जाती है और ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू, ये ब्लड वेसल है तो ये उस ब्लड वेसल में एंटर करेगी और ब्लड वेसल में एंटर करने के बाद ये ब्लड के थ्रू माइग्रेट करेगी और माइग्रेट करने के बाद ये अगर कहीं पर भी पहुंचती है, जहाँ कहीं ये पहुंची, जहाँ कहीं अटक गई, जहाँ कहीं ये लॉज हुई, पूरे बॉडी में स्प्रेड होगी और जहाँ किसी ऑर्गन में पहुंच के ये अटक गई, फंस गई, वहीं पर ये नया ट्यूमर बना लेगी। और बच्चों ये जो एक जगह से सेपरेट होकर दूसरी जगह पहुंचना और वहाँ नया ट्यूमर बनाना, इसी प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, जो ट्यूमर सेल्स होती है वो अपने ओरिजिनल ट्यूमर से, जहाँ पहली बार ट्यूमर हुआ, इसको प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं हम, वहाँ से ये सेपरेट होके ब्लड और लिम्फ के थ्रू बॉडी में कहीं दूसरे ऑर्गन पर, किसी दूसरी साइट पे, किसी दूसरी जगह पर जाके लॉज हो जाती है। लॉज का मतलब वहाँ जाके रुक गई है। जहाँ कहीं पर भी जाके लॉज होती है वहीं पर एक नया ट्यूमर ये बना देती है और इसी प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। और यही तो फियरफुल प्रॉपर्टी बच्चों। कैंसर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है कि अगर अर्ली स्टेज पर डायग्नोस हो गया, मेटास्टेसिस अगर शुरू नहीं हुआ है बच्चों, किसी जगह पर कोई ट्यूमर है और उस पर्सन को ये पता चल गया कि मुझे मेरी बॉडी में कहीं पर कोई गांठ या कोई ट्यूमर फील हो रहा है और वो डॉक्टर के पास गया है और ये मेटास्टेसिस अभी नहीं हुआ है, मतलब वहाँ से वो सेल सेपरेट नहीं हुए, तो ऐसे ट्यूमर का इलाज, ये फर्स्ट स्टेज के कैंसर होते हैं बच्चों, इनका इलाज बड़ा ही आसान होता है। बस इनका कुछ भी नहीं करना है, उस सराउंडिंग एरिया को डॉक्टर क्या करेगा, सर्जरी से उस ट्यूमर को वहाँ से निकाल लेगा और द पर्सन बिकम कैंसर फ्री। कोई टेंशन की बात नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है बच्चों कि बाय द टाइम किसी पर्सन को पता चलता है कि उसकी बॉडी में कोई ट्यूमर है, उससे पहले वहाँ से कुछ सेल्स ब्लड के थ्रू बॉडी में दूसरे एरिया में पहुँच चुकी होती है और जब वो डॉक्टर के पास जाए, और ऐसा बच्चों क्या है कि हमारे पास कोई इतनी 100% एफिशिएंस टेक्निक ही डेवलप नहीं हुई जो इस बात का पता लगा ले कि बॉडी में सेल्स कहाँ कहाँ स्प्रेड हुई है। भाई अभी कहीं स्प्रेड हुई है और होके अभी वो ट्यूमर बनाने के प्रोसेस में है, वो ट्यूमर का साइज़ इतना छोटा है कि आपको किसी भी तरीके से वो पता ही नहीं चलेगा। और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को लगा कि सिर्फ इसी जगह पर ट्यूमर है, तो प्राइमरी ट्यूमर है, इसको सर्जरी करके निकाल दिया, रेडियोथेरेपी दे दिया, कीमोथेरेपी दे दिया, और फिर 6 महीने बाद पता चलता है कि बॉडी में 25 जगह और नए ट्यूमर। तो भाई 25 जगह ये जो नए ट्यूमर, ये 6 महीने पहले क्यों नहीं दिखे आपको? 6 महीने पहले इसलिए नहीं दिखे कि उस समय वो बहुत ही
छोटी साइज़ के थे, डेवलप होने की इनिशियल स्टेज में, तो पता भी नहीं चलता। हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक भी नहीं है कि जो 100% एफिशिएंसी के साथ ये बता दे कि कहाँ कहाँ मेटास्टेसिस हुआ है। मेटास्टेसिस का पता कब चलेगा? मेटास्टेसिस का पता आपको बाद में जाके चलेगा, जब ये ट्यूमर, सेकेंडरी ट्यूमर जो होते हैं, ये भी थोड़े बड़े हो जाते हैं, बाद में जाके इनका पता। सो दिस इज द मोस्ट, अगर किसी को मेटास्टेसिस हो गया है मतलब ये 4th स्टेज ऑफ द कैंसर है, और 4th स्टेज ऑफ कैंसर के बाद इसको ट्रीट करना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेटास्टेसिस हो चुका है, वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए कैंसर सेल। मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके सामने डिस्कस करी है, और इनमें से जो मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी है वो है मेटास्टेसिस। मैं इसको डिफाइन कर लेते हैं मेटास्टेसिस को हम एक बार। सेल्स स्लश्ड ऑफ फ्रॉम ओरिजिनल ट्यूमर reach distant sites through blood or even lymph, and wherever they get lodge, they form a new ट्यूमर ओवर देयर, और इसी प्रॉपर्टी को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, दिस इज मोस्ट फियरफुल प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर मेटास्टेसिस हो जाता है तो उसके बाद उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, फिर ट्रीटमेंट ही कैंसर का काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम, और थोड़ा सा ट्यूमर के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन, टर्मिनोलॉजी है तो मैं आपको और देना चाहता हूँ कि बेसिकली ट्यूमर जो बॉडी में होते हैं बच्चों, वो 2 तरह के होते हैं। एक जो ट्यूमर्स होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। ये जो बिनाइन ट्यूमर है ना बच्चों, ये एक्चुअली कोई खास नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि इनमें मेटास्टेसिस वाली कोई चीज़ नहीं होती। इन बिनाइन ट्यूमर की एक खास बात है जो आप सुन लो, दे रिमेन कन्फाइंड का मतलब बच्चों एक ही जगह पर रहना, टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, कि जहाँ कहीं कोई ट्यूमर हुआ है वहीं रहेगा ये, एंड डू नॉट स्प्रेड। आया समझ में आपको? आई रिपीट दिस थिंग, ये क्या लिखा है बिनाइन ट्यूमर के बारे में, दे रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड, मतलब स्प्रेड नहीं हो रही है, फैल नहीं रही है, तो मतलब डू नॉट शो मेटास्टेसिस, इनमें मेटास्टेसिस नहीं होता है। और क्योंकि इनमें मेटास्टेसिस नहीं होता है, ये जहाँ है वहीं रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और इनके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल को क्रॉस करके ये सेल्स कभी बाहर निकलती ही नहीं है। तो ऐसे में इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि ये जहाँ कहीं ये ट्यूमर डेवलप हो रहा है, अपने आसपास के किसी दूसरे एरिया को पुश कर रहा है, डैमेज तो नहीं करेगा, मतलब पुश करेगा उसको खाली, पॉसिबली तो हो सकता है उससे आपको अनकंफर्ट ऐसा कुछ फील होता हो, या कभी ये स्किन में बाहर, चेहरे पर, हेड पर, कहीं पर ऐसा बाहर निकला हुआ है तो जस्ट वो दिखाई देता है ना, तो उससे थोड़ा सा पर्सन को जो है अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बेसिकली इनसे कोई खास नुकसान नहीं होता, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे दैट डू नॉट कॉज डैमेज, हम कहेंगे कॉज लिटिल डैमेज, और उस लिटिल डैमेज में कभी भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं आएगी। एब्डोमन में हो गया कोई अंदर बिनाइन ट्यूमर हो गया, धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है, तो ठीक है, पेट में महसूस होने लग जाएगा कि पेट में गांठ हो रहा है, दिख रहा है, एक दिन गए, सर्जरी करवाई, निकाल दिया उस ट्यूमर को, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेटास्टेसिस कभी भी नहीं करते हैं ये ट्यूमर, तो ऐसे में इनसे कैंसर नहीं होता। बेसिकली बिनाइन ट्यूमर जो होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दीज आर नॉन कैंसरस ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर, इसको कैंसर कहते ही नहीं है, दीज आर नॉन कैंसरस ट्यूमर। बस ये जहाँ पर भी हुए हैं
वहाँ लोकलाइज्ड रहेंगे, ये स्प्रेड नहीं होंगे, मेटास्टेसिस नहीं होगी, और ऐसे में इनसे कोई खास नुकसान नहीं होता है। बट एनीवे आई एम राइटिंग वन थिंग दैट दे कॉज लिटिल डैमेज। ऑन द अदर हैंड जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको ये ऊपर समझाई है, ये जो प्रॉपर्टीज़ आपको एक्सप्लेन की है मैंने, ये सारी की सारी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, ये कैंसरस ट्यूमर होते हैं। और जितनी ऊपर प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो सारी की सारी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में। इनमें नियोप्लास्टिक ट्यूमर बनते हैं बच्चों, है ना, जो वर्ड मैंने नियोप्लास्टिक ऊपर वर्ड यूज़ किया, नियोप्लास्टिक ट्यूमर बनाते हैं। दीज आर बेसिकली कैंसरस ट्यूमर होते हैं एंड दे शो मेटास्टेसिस, इनमें मेटास्टेसिस होता है और इन्हीं को हम कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। समझ में आ गया आपको? तो दो तरह के ट्यूमर जो हैं आपको थोड़े से ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से कैंसरस ट्यूमर कौन से होते हैं, तो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वही कैंसरस ट्यूमर होते हैं, जो बिनाइन ट्यूमर है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं। ओके, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम टाइप्स ऑफ कैंसर। अब बेसिकली बहुत सारे कैंसर होते हैं बच्चों, इतनी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। एक होते हैं कार्सिनोमास, कार्सिनो जो हमारी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यूज और जो ग्लैंड्स होती है, जैसे स्किन हो गया या कोई भी ग्लैंड। अब ग्लैंड हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड हो गई, चाहे मेमोरी ग्लैंड हो गई, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, यूटेराइन ग्लैंड हो गई, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गई, ये जितनी भी लाइक इवन मैं आपको बताऊं कि थ्रोट के मुंह की बात करें तो हमारे ओरल कैंसर के अंदर पर्टिकुलरली जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वहाँ पर, वो हो गया। जहाँ कहीं पर एपिथेलियल टिश्यू आपको पता ही है, तो बॉडी के किसी भी कवरिंग टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, और ग्लैंड्स भी सारी एपिथेलियल टिश्यू होती है, इनके जो कैंसर्स होते हैं उनको हम कार्सिनोमास कहते हैं। तो लेट मी डिफाइन दैम। ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज एंड ग्लैंड्स। वैसे मुझे ग्लैंड्स अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वी मस्ट नो दैट द ग्लैंड्स आर इंक्लूडेड इन एपिथेलियल टिश्यू, इज कॉल्ड कार्सिनोमास। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है तो मेमोरी ग्लैंड होती है। लंग कैंसर, तो लंग में जो एल्वियोलाई की लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, लंग कैंसर हो गया। पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया, क्योंकि पेंक्रियाज ग्लैंड है तो पेंक्रियाटिक कैंसर हो गया। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स। स्टमक कैंसर भी ले सकते हैं, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड के कैंसर होते हैं, स्टमक कैंसर हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड है तो प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया। दीज आर कॉल्ड कार्सिनोमास। दूसरे जो कैंसर्स होते हैं बच्चों, ये कार्सिनोमास जितने भी होते हैं मोर कॉमन है बच्चों, दीज आर मोर कॉमन। क्यों? क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनकी डिवाइड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और जिन सेल्स की डिवाइड होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है उन्हीं में म्यूटेशंस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और उन्हीं के ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दूसरे हैं हमारे पास सार्कोमास, ये आपके मीजोडर्मल टिश्यू के ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू। जैसे जैसे किसी को मसल का ट्यूमर हो गया, तो आपने रेयरली सुना होगा किसी को मसल का ट्यूमर हुआ है। बोन ट्यूमर, बोन के अंदर, या किसी को लिम्फोइड टिश्यू का जो ट्यूमर है वो हो गया, लिम्फ नोड का ट्यूमर हो गया। लिम्फ नोड लिख लेते हैं हम यहाँ पर। लिम्फ नोड का जो ट्यूमर होता है, तो ये बच्चों बेसिकली ये थोड़े से लेस कॉमन होते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए तो कार्सिनोमास की ज़्यादा होती है, सार्कोमास की कम होती है। और एक तीसरी तरह के और कैंसर हम बात करते हैं, वो जो कि ब्लड कैंसर्स होते हैं, उन्हें हम ल्यूकेमियाज कहते हैं, ट्यूमर ऑफ WBCs इन ब्लड एंड बोन मैरो।
क्योंकि अल्टीमेटली WBC बनते कहाँ से हैं, बोन मैरो से ही बन के आते हैं, तो इनके प्रिकर्सर वही होंगे, तो मोस्टली ये बोन मैरो में डेवलप होते हैं। तो इस तरह के जो कैंसर्स होते हैं उनको हम ल्यूकेमियाज कहते हैं। तो बच्चों, इस लेक्चर में हमने बात करी कि कैंसर क्या होता है, कुछ टर्म्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैं एक बार उनको फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या टर्म्स आपको याद रखनी है। लेट्स बिगिन विथ एक आपको ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। दूसरा ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, वर्ड जो है उसको आपको नहीं भूलना है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू ए कैंसर सेल। जो ट्यूमर बनता है उसे क्या कहेंगे हम, नियोप्लास्टिक सेल्स होती है, उसे हम नियोप्लास्ट या नियोप्लाज्म कहते हैं ना। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सब के सब आपको याद रखनी। एक ये वर्ड भी आपको याद रखना है, कॉन्टैक्ट इनिबिशन, कि जो नॉर्मल सेल्स है वो तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन को शो करती है, जो कैंसरस सेल्स होती है वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन शो नहीं करती है। ओके। और जो एक और ये फैक्ट टर्म मैंने यहाँ बताई आपको, ट्यूमर एंजियोजेनिक फैक्टर, TAF, फाइन। देन द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इस चैप्टर की, आज के लेक्चर की, दैट इज मेटास्टेसिस। किस तरह से वो सेल्स एक जगह से सेपरेट होकर दूसरी जगह जाएगी और दूसरी जगह जाके वो नया ट्यूमर बनाती है। इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं। और दो तरह के ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर या नॉन कैंसरस ट्यूमर होते हैं, और मैलिग्नेंट ट्यूमर यही कैंसरस ट्यूमर होते हैं। तीन तरह के हमारे पास कैंसर्स होते हैं, कार्सिनोमास, सार्कोमास एंड ल्यूकेमियास। ओके, थैंक यू बच्चों। अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ कैंसर्स, कि क्या रीज़न है, क्यों सेल्स के DNA में डैमेज होता है और कैंसर डेवलप होते हैं। और हम बात करेंगे कि हम कैंसर्स का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, क्या हमारे पास जो है फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे जिनसे कैंसर होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।